जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है खैरियत से होंगे, आवाज सुन पा रहे होंगे। और अब से स्क्रीन भी देख पा रहे होंगे। तो यूजर हम जो यूज कर रहे थे लास्ट टाइम वो था दिस वन। hotel.azure.com। कोई नहीं, लॉगिन तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है किवें करीदा है। यस सर। तो ये हमारा अकाउंट लॉगिन हुआ। तो हमने इसके अंदर एक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद एक ऑब्जेक्ट बनाया था जो कि वर्चुअल मशीन थी, और उस वर्चुअल मशीन की क्रिएशन का तरीकाकार हम देख चुके। और बनने के बाद अब अगर हमने इसको एक्सेस और यूज करना है तो आइंदा के लिए हम कैसे इस पे काम करेंगे। किसी कंपनी ने अगर ये बनाई होगी तो कंपनी के अंदर इसके ऊपर जो सर्विस चलाई गई है ये उसकी पॉलिसी के मुताबिक उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने ये वीएम हर वक्त चलानी है या जरूरत के वक्त चलानी है। अगर हर वक्त चलानी है तो डेफिनेटली आपको हर बार आके इसको ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने इसकी वीएम को परमानेंट ऑन रखा है तो ठीक है, ये आपकी एक दफा बनी चल गई और अब आप इस वीएम को जब मर्जी एक्सेस करें, जो काम इसके ऊपर चला रहे हैं वो चलता रहेगा। मैं इस वक्त वीएम का स्टेटस यहां से ही देख लेता हूं। तो लिखा है स्टेटस स्टॉप्ड एंड डीएलोकेटेड आ रहा है कि ये वीएम इस वक्त बंद है और उसका जो सेटअप है, जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो डिस्कनेक्टेड है, डीएलोकेटेड है, वो इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है। यानी टेम्परेरी जो इसको एलोकेशन होती है वो रैम, प्रोसेसर और नेटवर्क की होती है, वो क्या हो चुकी है इससे डिस्कनेक्ट। मैं वापस उसे ऑन करके कनेक्ट करना चाहता हूं तो जस्ट मैं वीएम के नाम पे क्लिक करता हूं, स्टार्ट इस वीएम को करता हूं। जैसे ही हमने वीएम को स्टार्ट किया और ये वीएम हमारी ऑन हो गई और इधर हमारा स्टेटस बदल जाएगा, स्टॉप डीएलोकेटेड की बजाय यहां पे रनिंग आ जाएगा कि आपकी वीएम इसके ऊपर रनिंग स्टेट में आ गई है। तो स्टार्ट हो गई वीएम, स्टेटस इज रनिंग। अब हम इस वीएम को कनेक्ट करना चाहते हैं दोबारा से, या यहां कनेक्ट पे क्लिक करके हम इसकी आरडीपी परमानेंट एक रिमोट डेस्कटॉप फाइल अपने पास डाउनलोड कर लेते हैं ताकि उस फाइल पे डबल क्लिक करें ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए। और या फिर हम इसका ये जो आईपी आ गया है इसको कॉपी करते हैं, स्टार्ट का बटन प्रेस करते हैं, रिमोट डेस्कटॉप सर्च करते हैं और इस रिमोट डेस्कटॉप में जाके यही आईपी दिस वन लास्ट टाइम हमें मिला था, यही आईपी हम एंटर करते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। और अगर फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो कहता है आरडीपी की फाइल क्या करें, इसकी डाउनलोड। ये आपके पास इसकी आरडीपी फाइल आ गई, आप इसको डाउनलोड करें, ये आपकी डाउनलोड्स में आ गई।
अब आपने जब भी इस वीएम को एक्सेस करना है, जस्ट इस पे डबल क्लिक करें, कनेक्ट कर लें। क्योंकि इसमें भी वो आरडीपी पे किस आईपी पे गया है, वो जो वहां लिखा था उसने फाइल बना के दिया और वो फाइल हमारी रन हो गई है। और मैं इसे करता हूं एक्सेस। और यूं हमारी इस फाइल को रन करने से वीएम के ऊपर हम पहुंच गए। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो विंडोज से रिलेटेड है, लेकिन चूंकि हम जब इस सेटअप में काम करते हैं तो कभी कोई जरूरत पड़ जाती है ऑब्जेक्ट्स को एडिट करने की, मॉडिफाई करने की। मैंने इसके ऊपर जितनी भी अपनी सर्विसेज इंस्टॉल की, कर ली, चला ली, और एक टाइम पे पता चला कि इसका रिसोर्स कम है और मुझे रिसोर्स बढ़ाना पड़ रहा है। क्या रिसोर्स? मेरी रैम। मैं इस पीसी की प्रॉपर्टीज में जाता हूं, प्रोसेसर को देखता हूं, इसकी रैम है 4 GB और इसके प्रोसेसर मिले हैं हमें Xeon के, और लैन कार्ड इस पे हमें मिले हैं जहां हमारा इंटरनेट चल रहा है। एक एडाप्टर जो कि ये है। और मैं अगर इसको चला के देखूं तो इसमें उसने मुझे प्राइवेट आईपी कोई और दिया है, दैट इज 10.0.0.4, जबकि मैंने जब अपने पास एक्सेस किया था तो आईपी ये था ऊपर जो आ रहा है 157.56.177.221। हम इस पब्लिक आईपी पे गए जो उसके मॉडेम इंटरनेट ने उसको दिया, और उससे हम कनेक्ट हुए उसके इस आईपी से जो उसका प्राइवेट है। तो सिनेरियो यहां तक कैसे पहुंचा, उसकी बात यह है कि हम उस तक पहुंचे थे ये इंटरनेट है, इंटरनेट के पीछे ये मॉडेम है होगा उनका, इंटरनेट की वो डिवाइस या राउटर या स्विच, और यहां हम बैठे हैं यूजर। ये हम यूजर हैं। हमने जब इस पीसी को एक्सेस करना है जो ये है इसका आईपी, इसके ऊपर लैन ने डीएचसीपी चला के दिया, जो कि हमने भी बात की थी कि मैं आपको डीएचसीपी और डीएनएस के बारे में पूरा डिटेल टॉपिक बताऊंगा साथ, कि डीएचसीपी डीएनएस रिएक्ट क्या कर रहा था, कंपनी के अंदर काम कैसे इस पे हो रहा था। इसका आईपी है 10.0.0.4, 2 0 और 4, 10.0.0.4 इसका आईपी है। जब हम मॉडेम के पब्लिक आईपी पे पहुंचे जो कि कहां कॉन्फ़िगर्ड है, इस मॉडेम के वैन इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर्ड है। अब हम मॉडेम के वैन इंटरफेस तक पहुंचे और उसका पब्लिक आईपी इस मॉडेम के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करके बताया गया कि आगे क्या कर दो, पोर्ट फॉरवर्ड कर दो। इस बाहर के नेटवर्क से पब्लिक आईपी पे आने वाली ट्रैफिक किस आईपी पे आ रही है, इस वाले 157 पे। इसको आगे फॉरवर्ड कहां कर दो, इस प्राइवेट आईपी पे। तो हम यहां से बैठ के पब्लिक आईपी लिखेंगे, मॉडेम कन्वर्ट करके मैं इस पे भेज देंगे। व्हाट इफ we need to create 2 virtual machines now on Azure portal? We need 2 public IP addresses. If we need 3 VMs, so we need 3 IP addresses. जितनी VMs उतने IP चाहिए होंगे। अलबत्ता अगर सिनेरियो चेंज हो, मेरे पास मॉडेम की एक्सेस हो, मेरे पास उस स्विच या राउटर की एक्सेस हो जिससे वो फॉरवर्डिंग कर रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि मैं कोई ऐसी टेक्निक लगाऊं कि एक आईपी पे मल्टीपल पीसी कनेक्ट कर लूं। बट अभी क्या हो रहा है, एक के ऊपर एक। एज्योर ने हमें एक्सेस जो दिया वो एक आईपी से एक मशीन दी है। तो इस तरह अगर मेरी 4 वीएम्स होंगी, 4 पब्लिक आईपी, 4 की पेमेंट अलग यस करनी पड़ेगी हमें। ये अभी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हम आगे चलते हैं नेटवर्क के पोर्शन में, फिर हम देखेंगे कि एक आईपी के थ्रू 4 वीएम्स कनेक्ट कर लिया करेंगे। यूज आईपी कितने होंगे पब्लिक? ओनली 1। फिर हम अपनी मैनेजमेंट खुद कर रहे होंगे किसी भी तरीके से जो कि हमने आगे करनी है नेटवर्क के पोर्शन।
तो यूं हमारी ट्रैफिक फॉरवर्ड होके यहां तक पहुंची, और लैन कार्ड कितने हैं हमारे इस वीएम के ऊपर? एक सिंगल। पॉसिबल है क्योंकि सेटअप छोटा सा नहीं है। एज्योर का सेटअप तो बहुत बड़ा है, हमारी कंपनी का भी छोटा सेटअप नहीं है। कंपनी के अंदर यह कहा गया है कि आपने 2 वीएम्स लगानी है। एक के ऊपर आपने चलाना है एसक्यूएल की डेटाबेस का सेटअप, एक के ऊपर चलानी है आपने एक्टिव डायरेक्टरी। हमने की थी ना लास्ट टाइम इंस्टॉल अपने पास। अब अगर आपने एक्टिव डायरेक्टरी की डेटाबेस बनाकर उसको एज्योर क्लाउड पे सिंक करना है एडी के साथ, तो अब आपको लोकल सर्वर पे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। कहां जाएं? एज्योर की वीएम ले सर्वर और उसके ऊपर एडी इंस्टॉल करके उसको सिंक करा दें। यस एग्जैक्टली वही काम हो जाएगा। तब हमें इसका नहीं पता था तो हमने ये इंस्टॉल नहीं की थी, अब हमें पता चल गया तो अब हम इसको यूज कर लेंगे। ऐसा ही है। ओके, तो अब हमारे पास जो जाहिर बात है अगर ऑथेंटिकेशन यूजर ने किसी भी वक्त करानी है तो ऑन तो रखना पड़ेगा। वो जो कॉस्ट हमें डे फर्स्ट आई थी वही कॉस्ट है हमारी पर मंथ पूरे की। कितनी थी गालिबन? 37 कितनी? हाँ 36-37 डॉलर वो थी ना, वो पूरी कॉस्ट थी इसकी। वेल तो हमारे पास इसमें लैन कार्ड एक, और जो उसने इस नेटवर्क अडेप्टर का नाम रखा उससे मुझे ये इंश्योर हुआ कि व्हाट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द डेटा सेंटर। ESXi चल रहा है उनके पास। अगर सोच सकते हैं, हो सकता है उन्होंने वर्चुअलाइजेशन का कोई प्लेटफॉर्म चला के अपने किसी हार्डवेयर पे हमें दिया ना, तो ESXi चल रहा होगा, सोचा जा सकता है। लेकिन जब नाम पे पढ़ के देखते हैं तो लिखा हुआ है कि बेसिकली आपको ये हाइपर वी, माइक्रोसॉफ्ट का अपना जो वर्चुअलाइजेशन का प्लेटफॉर्म है ना हाइपर वी, ये उससे आपको सेटअप मिला है। तो इट मींस दो उनके डेटा सेंटर में वर्चुअलाइजेशन यानी प्राइवेट क्लाउड चल रहा है, वो कौन सा है? हाइपर वी। ओके, इसके ऊपर एक आईपी है। इसकी रैम प्रोसेसर हमने देख लिया कि 2 प्रोसेसर हमने असाइन किए थे, और रैम जो है वो इसकी 4 GB थी। अगर हमें ये 2 चीजों पे मेंटेनेंस करनी है, अब चेंजेस करनी है, व्हाट मैं चाहता हूं रैम बढ़ जाए, तो हम बढ़ा सकते हैं। तो करने के लिए पोर्टल पे देख लो, वैसे तो असल मार के भी कर सकते हो लेकिन नकल मार के तो हो ही जाएगा। जी वकास अहमद साहब, जी बिल्कुल, आपने जो कहा कि पोर्टल डॉट एज्योर पे GUI कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूँ, वही मैं आगे बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो मुझे रिसोर्स के अंदर चेंजेस करनी है, तो ये मेरी वीएम का नाम, और मैं इसकी ये जो सेटिंग है ये चेंज करना चाहता हूँ कि प्रोसेसर और रैम चेंज कर लूँ। तो मुझे इसी वीएम पे जब हमने क्लिक किया था इस नेम में, पोर्टल पे आए, होम, वर्चुअल मशीन, और इस वीएम पे क्लिक कर लिया, और कहते हैं कि हम आ जाते हैं इसकी साइजिंग के अंदर। साइजिंग में सबसे पहले जो साइजेस आ रहे हैं अवेलेबल है वो नजर आ रहे हैं, हमें जो यूज करने हैं वो हम यहां से सर्च कर सकते हैं। लेट से मैं कहता हूं मुझे 8 GB रैम चाहिए। यस, 8 GB को सिलेक्ट किया, रीसाइज कर दिया। एक क्लिक पे आपकी वीएम का साइज चेंज हो गया। जो वीएम हमारी RDP पे कनेक्ट है, मे भी अभी हमें प्रॉम्प्ट आया कि वो डिस्कनेक्ट हो गई है, क्योंकि इस तरह की रीसाइजिंग पे बैकएंड पे जो हमारी टोटल चीजें चल रही हैं वो क्या हुई है, एक दफा रीस्टार्ट, वीएम पूरी क्या हुई है, एक दफा रीस्टार्ट हुई है। क्योंकि हमारा कंपोनेंट एग्जिस्टिंग रैम प्रोसेसर डीएलोकेट हुआ है, नया एलोकेट हुआ है उसके साथ, उसी को एक्सटेंड नहीं कर रहा। वो कर भी रहा हो सकता है, लेकिन उसने एक्सटेंड करके परफॉर्मेंस ठीक करने के लिए उसको क्या करना, पहले रीस्टार्ट करना, तो उसने रीस्टार्ट कर दिया। और जैसे ये चेंज हो गई
और चेंज होने के बाद दोबारा मैंने वीएम रन करनी है, तो अब मुझे वो बार बार पोर्टल पे आने की उसकी जरूरत नहीं है। आईपी लिख चुके तो भी, या वो फाइल बना ली थी, बस फाइल पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारी कनेक्ट हो जाएगी। एक चीज जो मैंने चेंज करने से पहले अभी नहीं बताई वो ये थी कि मैं अगर इसके अंदर वीएम के अंदर कोई डेटा रख देता इसकी डी ड्राइव में, जो कि टेम्परेरी ड्राइव है, तो वो डेटा अब क्या हो जाना था, लॉस्ट, क्योंकि वो टेम्परेरी डिस्क थी। ओएस की डिस्क परमानेंट है, जो इसके साथ साइज के साथ मिली है, ये वाली साइजिंग के साथ हमें डिस्क कितनी मिली है, दिस टेम्परेरी 16 जीबी अब मिली है। जब 4 वाली यूज कर रहे थे तो कितनी थी, 7 जीबी, तो वो डिस्क भी उतर के नहीं लगी है, डिस्क भी डिस्कनेक्ट होकर न्यू कनेक्ट हुई है। तो अब हमारे पास वीएम को दोबारा चलाना है, तो ये फाइल हमने रखी थी, ये फाइल पे क्लिक किया, रिमेंबर मी, दैट्स व्हाई आइंदा मुझे पासवर्ड भी ना देना पड़े। और अब हमारी वीएम की परफॉर्मेंस में काफी डिफरेंसेस आएंगे, क्योंकि पहले 4 जीबी पे थे, अब 8 जीबी पे। इसी तरह डिस्क में जाके भी दिखा दूं कि आपकी जो इसकी डिस्क है टेम्परेरी 16 जीबी की है, मैं अभी कोई ना कोई डेटा रख दे तो डेटा लॉस वार्निंग पहले ही है कि वीएम रीस्टार्ट पे भी डेटा लॉस हो सकता है। मैंने ए बी सी के नाम से फोल्डर बना दिया डेटा चेक करने के लिए, और अब मेरा रिसोर्स क्या हो गया इसके अंदर, अपडेट और रिसोर्स कितना हो गया है 8 जीबी। और पहले भी हमने कुछ चीजें चेक की थी जो कि अब चेक करने में चेंज हो चुकी हैं। व्हाट वाज दैट, नेटवर्क। तब हमारे नेटवर्क की स्पीड कुछ और थी, अब जैसे कंपोनेंट बढ़ाया स्पीड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। और एक टाइम पे जब आप कहेंगे ना कि हमने $8,000 वाली वीएम ले ली है, तो आप समझिएगा कि वो आप फील कर लेना अकेले ही, लेकिन ऐसा फील होगा कि आपके लिए पूरी टनल लगा के दे दी गई है। ये पता है ना क्यों नहीं ऊपर लगाया, ये इसीलिए, जो बोले मुझे सुने। क्या कह रहे आप? जाहिर बात है, आज के बाद जो अब नई रेट है वो इसकी प्राइसिंग के हिसाब से मुझे चार्ज होंगे। अभी भी हम माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के पास ही जा रहे हैं। बस वो शिपमेंट अभी रेडी नहीं हुई है जिससे हमें ज्यादा स्पीड मिलनी है, बट इतनी हमें इस वक्त फिलहाल असाइन हुई है। ओके, तो अब हमने डिस्क की बात करनी है। रिसोर्स कंपोनेंट का इस तरह का बढ़ गया, अब हमने डिस्क की बात करनी है। मुझे डिस्क स्पेस रखने के लिए चाहिए। जो बाय डिफॉल्ट मेरी सी ड्राइव है वो 126 जीबी की एसएसडी है, जिसके ऊपर ओएस भी चल रहा है, सॉफ्टवेयर आएंगे वो भी, जो इंस्टॉल करूंगा वो भी आएंगे, बट टेम्परेरी डिस्क ही है, मुझे और डिस्क चाहिए कि मैं डेटा रखने के लिए इसके ऊपर कोई 2, 4, 6, 8, 10 जीबी की एक डिस्क ले लूं। स्टोरेज अगर मुझे चाहिए तो स्टोरेज मैं ले लेता हूं पोर्टल पे आके, ये डिस्क साइजिंग से ऊपर डिस्क में आए, और डिस्क के ऊपर आपकी पहले वाले डिस्क ये है, जो कि स्पेस आपकी सेम रहेगी, इज नॉट चेंजेबल। अगर आप इसके ऊपर चेंजेस करेंगे तो वो आपको कोई चेंजेस का टैब दे नहीं रहा कि एडिट हो जाए या कम ज्यादा हो जाए, नहीं है। सो मैं
अगर ऐड करना चाहता हूं तो यस, मैं डिस्क के ऊपर आके लॉजिकल यूनिट नंबर नया ऐड कर लेता हूं, क्रिएट एंड अटैच न्यू डिस्क, और कहता है नंबर क्या रखना है, मैंने कहा जी कोई भी रख लो 6। नाम क्या रखना है, तो सीडी, एसएसडी चाहिए, एचडीडी चाहिए, जो भी, मैंने कहा एसएसडी चाहिए, स्पेस कितनी ले लें, 10 GB ले लेते हैं, एंड सेव। 10 GB की डिस्क ऐड हो गई। अब ये डिस्क मैंने ऐड की है VM1 पे। अगर इसके अंदर कोई डेटा कॉपी कर लेता हूं और कल को दूसरी VM बना लेता हूं, VM2, तो ऑप्शन है हमारे पास कि हम इस डिस्क को VM1 से डिस्कनेक्ट करें और VM2 के ऊपर जाके उसको कनेक्ट करके जो कॉपी पेस्ट करना वो करें। तो एज अ USB ये हमारे क्लाउड पे काम करेगी। कनेक्ट हो गई है। होने के बाद मैं पीसी पे आके देखता हूं, तो पीसी के ऊपर तो कहता है कि आपको नजर नहीं आई है, ये डायरेक्टली कोई भी नई डिस्क लाई जाए जो कि एक्सटर्नल हार्ड ना कहलाती हो, जो कि एक्सटर्नल हार्ड का सेक्टर बन के आता है, उसकी एलोकेशन हो जाती है। जबकि हम ऐसी जब डिस्क लेते हैं तो वो एलोकेटेड नहीं होती, उससे पहले पार्टीशन बनाना पड़ता है। कैसे बनाते हैं, डिस्क मैनेजमेंट से जाके डिस्क मैनेजमेंट में आए, और ये आपकी 10 GB की डिस्क आई है, को पार्टीशन बना लिया, और ये लें, ये अब आपके पास आ गई 10 GB। इसके अंदर जो डेटा रखेंगे वो परमानेंट होगा। मैंने इसमें फोल्डर बना दिया सॉफ्टवेयर के नाम से, इस ई ड्राइव में सॉफ्टवेयर के नाम से फोल्डर आ गया। अब अगर टेम्परेरीली मैं कहता हूं कि ये डेटा जो इस सॉफ्टवेयर के फोल्डर में रखा है वो किसका है, मैं यूजर हूं, मेरा है। अगर वो डेटा मेरा है तो इसको एक्सेस आप भी कर सकते हैं किसी टाइम, क्योंकि पब्लिक है ना, मेरे कंपनी के सारे लोगों को एक्सेस है। तो मैं कहता हूं मैं इस डिस्क को जब अपना काम करूं, करने के बाद इसका ड्राइव लेटर क्या कर दूं, रिमूव। अब आके यहाँ पे देखूंगा तो ये डिस्क नजर नहीं आ रही, और कोई ऐसा मैकेनिज्म भी नहीं है, जो नॉर्मल यूजर नहीं जानते कि डिस्क कैसे एक्सेस करनी है। और दोबारा तमाम यूजर्स को डिस्क देनी है तो वापस आएंगे और इसकी, यानी मैंने खुद ही यूज करनी है, तो जो ड्राइव लेटर हमने नहीं दिया वो दोबारा साइन कर देंगे, तो ये मेरे पास डिस्क वापस यूजेबल आ गई, और डेटा भी उसके अंदर एज इट इज। अगर यूजर थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि दिस पीसी में नजर नहीं आ रही, लेकिन डिस्क मैनेजमेंट में तो एक है डिस्क, तो फिर आप पोर्टल पे आ जाए। पोर्टल के एक्सेस यूजर को नहीं है, यूजर को आपने आईपी यूजर पासवर्ड दिया होता है बस, पोर्टल के एक्सेस नहीं है। अब आप पोर्टल पे आए और क्या कर दें, इस डिस्क को डी अटैच, ये आपने डी अटैच कर दिया, और क्या किया, सेव हो गई। अब सेव होने के बाद इस पीसी के ऊपर जाएं, डिस्क खत्म, डिस्क मैनेजमेंट से भी खत्म। वो डिस्क अब हमारे क्लाउड प्लेटफॉर्म पे है, सिस्टम के साथ कनेक्टेड नहीं है। अगर तो मैंने इसी वीएम के साथ दोबारा कनेक्ट करना है, या एक और VM2 बनाई है, VM2 में सेम पेज पे डिस्क वाले पे आ गए और आके कहा अटैच एग्जिस्टिंग डिस्क, और कहता है कौन से वाली, क्लिक करेंगे, जितनी आपकी पहले बनी हुई है वो नजर आएंगी। आपने क्लिक कर लिया, सेव कर दिया। अब आपको डिस्क मैनेजमेंट में जाके पार्टीशन बना के एक्सेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वंस था जब नई डिस्क ली थी। अब ये पार्टीशनड है, अब ये डिस्क शो होगी डायरेक्टली आपके दिस पीसी में, यहां भी आ गई, और ये ले, ये दिस पीसी में है, यहां भी आ रही है, और डाटा भी, क्योंकि हमने तो ना इसे फॉर्मेट किया ना डिलीट, सिर्फ डिस्कनेक्ट किया और कनेक्ट किया, ऐसे जैसे एक्सटर्नल हार्ड लगाते हैं और उतार लेते हैं, लगाते हैं और उतार लेते हैं, ऐसे किया बस। सब कुछ हो जाता है। आप उधर से छोड़े, आप अपने पीसी, ये आपका लोकल पीसी है ये वाला, ये ले, यहां से फाइल कॉपी करें और ये इधर जाके ड्राइव में रख दें।
वहां भी चली जाएगी। अगर हमसे वहां चली गई है वो तो उनकी अपनी है, वो तो बहन भाई है, हम तो फिर भाई से कहते हैं। इसके बाद आता है आपका डिपार्टमेंट नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर चौकस रहना पड़ता है। बहुत सारी अजीबोगरीब कहानियां होती हैं सिस्टम साइड पे, समझनी पड़ती हैं बातें, जिसमें आप बेसिकली ये चाहते हैं, अगर तो 2 पीसी हैं आपके पास, एक स्विच है आपके पास, और आप चाहते हैं दोनों का आईपी 192.168.1.1 192.168.1.2 और ये दोनों आपस में बात ना करें, स्विच सेम है, वीलन आईडी इनेबल कर देते हैं, गुड, हो गया काम, आपकी दोनों की मैनेजमेंट हो गई, दोनों रुक गई बातचीत से, परफेक्ट। और या फिर आपने क्या किया, 2 स्विच लगा लिए अलग अलग, दैट्स इट, आपकी ट्रैफिक रुक गई। पीसी ही सिर्फ 2 हैं, अगर ज्यादा हो तो क्या करेंगे, डेफिनेटली ज्यादा के लिए एफर्ट ज्यादा होगी। अब मैं ये कहता हूं कि मेरे पास एक पीसी के ऊपर इंटरनेट चल रहा है, किसी एक नेट हो, यार तू थोड़े मैसेज कर कर, मैसेज करते पेपर हो जाएगा, बुक पे परेशान नहीं होना, कर दो, टेंशन नहीं, तो फिर मेरे जहन में शायद क्या नहीं होगा। अच्छा, जो लेट आते हैं वो अगली क्लास के लिए जल्दी आते हैं या वैसे कोई इमरजेंसी पिछली क्लास से लेट होते हैं? कोई बात नहीं, अच्छी बात है, गुजार के ही आए। मैंने आखिरी दिन प्रोजेक्ट्स जब दिखाने हैं ना कि आओ जाके देखो इनके काम के पैसे कितने मिल रहे हैं, फिर सारों ने कहना सर थोड़े थोड़े पैसे ले लो, दोबारा पढ़ा दिया, ऐसा होना है, कोई बात नहीं। मैं भी असल चीज पहले दिखा के बिठा ही नहीं रहा, मैं क्यों सबस बाग दिखा के पहले फंसाऊं। अब आखिर पे देखिएगा कि जब आप काम करना लग जाएंगे फिर आपको जरूरियात पता चलेंगी, और फिर आपको ये पूछा जाएगा, आर यू सर्टिफाइड दैट यू कैन परफॉर्म दिस सेक्शन। अगर आप मेंशन्ड होंगे तो कर सकते हैं, अदरवाइज वो आपको कहेगा बट ठीक है आप इधर ही ठीक है। वो जो मेरे जैसे बंदे ने ट्रेन की टिकट करा ली, ट्रेन का टाइम था 6:30 बजे, मैं 5 मिनट पहले चला गया, कभी चलो ठीक है ट्रेन का टाइम है 6:30, 5 मिनट पहले जाके स्टेशन पर बैठ गया। 10 मिनट गुजरे, 6:35 पे ट्रेन आ गई, बड़ा खुश के यार कोई नहीं, 5 मिनट लेट कौन सा कोई इतना मसला, खैर होता ही रहता है। तो ट्रेन आई, टिकट लेके चढ़ने लगा, टिकट चेक करने वाला, आपकी ट्रेन अभी नहीं आई, आप बाहर खड़े जाओ, भाई टाइम ही यही है, आ गई। उसने कहा बेटा ये कल वाली आ जाइए, आज वाली तो अभी पता नहीं कब आएगी, उतरो नीचे। तो ये कल वाले जो बच्चे यानी अगली क्लास के जो बच्चे आधा घंटा पहले आ रहे हैं या पिछली में लेट हो गए हैं, तो क्योंकि पिछली में लेट हो गए हैं तो ये समझ लें कि अब आपको मां सिवाय एसी की ठंड के और कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपको आगे समझ ही नहीं आ रही होगी पहले बातें क्या हो चुकी, कर हम क्या रहे हैं और आगे क्या हो रहा है, कोई समझ नहीं आएगी। तो सैनमे की मूवी थोड़ी है आधे घंटे बाद चलो स्टोरी समझ आई जाएगी, नहीं आएगी, उसमें भी नहीं आती। आप 10-15 मिनट लेट पहुंचे, मूवी का असल पहले शुरू हो चुका होता है, उसके बाद नहीं समझ आता, उसके बाद फिर यही है चलो आप पैसे भर लिए बैठे ही रहे। बाकी वही ये बात हम पहले कहते हैं, यस एग्जैक्टली है, खाने पीने की चीज के साथ कहीं एक गिलास के साथ एक गिलास फ्री, फिर हम भाग के लेंगे, भले उसमें उन्होंने जो 2 नंबरी की हो वो नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि खाने पीने की चीज है। लिखा हो कि एक पिज्जे के साथ एक पिज्जा फ्री, वो भी हम भाग के ले, कोर्स के साथ कोर्स नहीं फ्री लेते, पता नहीं एवं फर्क कोर्स है इन लिया की फायदा, ये सबको फर्क याद आएगा इंशाल्लाह, डोंट वेरी। आपको मैं बहुत ज्यादा बातें दिखा के या समझा के नहीं लेके चलना चाह रहा, वरना आज की ही बात है, आपकी तरह के एक भाई साहब यहाँ से पढ़ के गए हुए, बाहर कहीं जॉब चाहिए, तो वहां से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह $300, ये उसके लिए मेरे लिए कुछ भी नहीं है $300, लेकिन वो भेज रहा है सर $300 मेरे बस एज्योर का काम करा दें, मुझे थोड़ी सी हाउ नो बता दें, क्योंकि मेरा तो इंटरव्यू भी नहीं क्लियर हुआ पहली दफा। तो फिर वहां जाके ये चीजें मैटर करती, और
पेपर देने के लिए आज मैंने $400 लिया है, 2 पेपर सिर्फ कराने, 165 अरब 165 के हिसाब से टैक्स डाल के $400 लिया है सिर्फ AZ 104 का पेपर बुक कराना और 305 का, और मुझे कॉस्ट कितनी आनी है उसकी आपको पता ही है, आप दे ही रहे हैं। तो उनको जब जरूरत पड़ती है वो नहीं फिर आगे पीछे देखते कि भी क्या है, उनको फिर पड़ा काम तो वो फिर चाहिए। तो बहरहाल ये तो आपको पहले ही बताया गया होता है कि अगर आपने मस्जिद में जाना है तो ये एहतियाती तदाबीर पहले कि अपना जूता संभाल के जाना, चोरी हो सकता है, कुछ चीज साथ दे के गए हैं तो वजू के वक्त याद नहीं बुलानी, वो भी पकड़ के रखनी है, काबू में रखनी है। बाकी तो आप माशाल्लाह जानती हैं नमाजें कैसे पढ़नी, वो तो मैं आती हैं, मैं उसकी नहीं बात कर रहा, यहाँ भी सिर्फ यही कह रहा हूँ आने का टाइम याद रखें, बाकी आए कोई चीज समझ ना आए वो बात की बात। तो देखो बेचारा छोटा सा मासूम बच्चा है, कह रहा है सर बिलीव करें आज तक कोई समझ नहीं आई लेकिन मैं आता टाइम पे हूँ। हाँ सही है ना ये बात क्या नहीं? पता नहीं क्योंकि इसको घर से कह के भेजा हुआ है कि उत्थे किसी की गल सुननी ही नहीं। पता नहीं मुझे MCQ उसका बिल्कुल नहीं पता, बिलीव करो मैंने कभी नहीं पढ़े। आपको VM 1 से VM 2 को पिंग कर सकते हैं और 2 से 3 को पिंग कर सकते हैं, 1 से 3 को नहीं कर सकते, 2 से 3 1 से 2 को कर सकते हैं, 2 से 3 को कर सकते हैं, 1 से 3 को नहीं कर सकते। मैं उसी तकरीबन बात की तरफ आ ही रहा हूँ जो आप पूछ रहे हैं अभी, क्योंकि मैंने कहा भी यही है आपको कि 2 VMs अगर आपकी हैं तो फिजिकल नेटवर्क में आपने कॉन्सेप्ट VLAN का ले लिया तो आपका काम ऐसा हो गया। आगे इंशाल्लाह नेटवर्क में यहाँ बड़ी बातें करेंगे, आप जो चाह रहे हो वो करके दिखाऊंगा। फिलहाल ये करना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास 2 VMs है और आप ये प्लान करते हैं कि वो दोनों VMs आपस में बात ना करें तो या आप दोनों का स्विच अलहदा रखें, नंबर 1। अगर आपने स्विच अलहदा नहीं करना तो आप फिर दोनों की IP की रेंज अलहदा रखें। स्विच सेम रहेगा, IP कैसे अलहदा हो जाएंगे? IP तो इस पे चल ही 10 के नेटवर्क का रहा है, तो आप एक नेटवर्क के ऊपर एक स्विच के ऊपर 2 नेटवर्क चला सकते हैं। शायद ये तो आपको नॉर्मल स्विच पे भी पता ही होगा, चला सकते हैं ना कि वहीं पे आपका 192 वहीं पे 193 और 192 दोनों चल रहे होंगे। हाँ वही एज इट इज। इतना तो पता है एक कंप्यूटर को 2 IP दिए जा सकते हैं, एक PC को 2 IP दिए जा सकते हैं, पोर्ट्स यानी लैन कार्ड 2 हो। वैसे आपकी थोड़ी सी बेहतर थिंकिंग थी कि आपने बोला है कि 2 लैन कार्ड है तो, लेकिन मैं 2 लैन कार्ड का नहीं पूछ रहा, मैं एक लैन कार्ड पे 2 IPs का पूछ रहा हूँ, तो हम दे सकते हैं। मतलब 2 IP देने हैं, वंडर 1 भी और वंडर 2 भी, एक ही PC को ये 2 IP देने, तो ये हम दे सकते, कुछ नहीं करना, एक ही लैन कार्ड पे होते हैं। ये मैं कह रहा हूं स्टैटिक, चूंकि मैनुअल दे रहा हूं ना तो 2 दे दिए। क्या ख्याल है एक PC पे एक स्टैटिक एक डायनामिक IP दिया जा सकता है? यस। हमने कभी किताब पढ़ी हो तो मैं बताओ, हमने कहीं से सुना ये होता है, हमने मान लिया पक्के हो गए, ये नहीं होता बस ठीक है नहीं होता, कभी करके तो देखें। एक PC पे एक डायनामिक एक स्टैटिक IP हो सकता है एक लैन कार्ड पे, मैं 2 लैन कार्ड की बात नहीं कर रहा, एक लैन कार्ड। एक PC पे 2 डायनामिक IP हो सकते हैं कि नहीं? यस हो सकते हैं, ये हम कह रहे हैं। ये है वो जो नेटवर्क की बातें मैं इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगा जो आपकी जरूरत है, क्योंकि इनके ऊपर ही आगे जाके आपकी थोड़ी बेहतरी होनी है। तो बाकी तो आप मासूम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम आपका और हमारा यही है नेटवर्क और सिस्टम का, कि जिन्होंने कुछ लिखा बताया वो बेचारे चले गए और आगे कुछ करते ही नहीं। हम Here we can see, ये मैं अपने एक इस लैन कार्ड को नहीं छेड़ रहा, क्योंकि इसको छेड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, ऑनलाइन वाले बेचारे डिस्टर्ब होंगे। सो मैं ये आ जाता हूँ वाईफाई पे। नंबर 1 मैंने कहा एक लैन कार्ड को 2 IP
दे सकते हैं। ये स्टैटिक की बात करने लगा हूं। यस, मैंने इस एडाप्टर को ओपन करना है, जरूरत आखिर पे समझाऊंगा क्या होती है कि डायनामिक भी देना है स्टैटिक भी, या दो स्टैटिक क्यों देने हैं। ले जी, ये हमारा एक डिटेल में जाके देखा 192.168.0.153 और लिखा हुआ किसने दिया, DHCP ने। डायनामिक है, यू कैन कॉल दिस डायनामिक आईपी। व्हाट इफ आई वांट टू असाइन स्टैटिक आईपी, देन इसका आईपी है 192.172.16.0.153। मैं इसकी प्रॉपर्टीज में आया, आईपी वर्जन 4 की प्रॉपर्टीज में आया और आईपी को क्या कर दिया, यूज दी फॉलोइंग आईपी, और यूज दी फॉलोइंग आईपी पे आके दिया 172.16.0.153 था, 153 एक आईपी आ गया। ओके, क्लोज। डिटेल में देखें कितने आईपी आ रहे हैं, एक। दोबारा ये प्रॉपर्टीज में IPv4 में और एडवांस में, और आके लिखा एड 172.16.0.253। जो मर्जी लिख लो, कोई बात नहीं। कितने हो गए, दो। एक और लिख लेते हैं 10.10.10.10। चलो चलो, बस वो 1 प्रेस हो गया, ठीक है, जो मर्जी दे दें, ठीक है। ऐड, ओके ओके ओके, और आके स्टेटस देखते हैं, डिस्कनेक्ट ही हो गया। ये बड़ा मसला है कि कोई ना कोई कनेक्शन कनेक्ट होगा तो इसकी प्रॉपर्टी ओपन होगी। हो गई, और मैंने डिटेल में जाके देखा 10.10.10 172.153.253, जितने मर्जी दे दो आप, तो आपकी चॉइस। ये थे स्टैटिक। अब क्या है, एक स्टैटिक एक डायनामिक। आ गए बात पे, प्रॉपर्टीज। गौर करना है, जब मैं इशारा करूं देखने के लिए, किस चीज को देखना है, उसी को देखना है, दाएं बाएं नहीं देखना। अभी क्या चूज है, फॉलोइंग आईपी का मतलब क्या है, डायनामिक स्टैटिक। गुड। यूज द फॉलोइंग का मतलब हम बताए और वो यूज करो, ये है स्टैटिक। और ऊपर क्या है, ऑब्टेन एंड ऑटोमेटिक का मतलब किसी से ले लो, DHCP से। जब मैंने यूज द फॉलोइंग किया, ऊपर जनरल के साथ कोई टैब है, वेरी गुड। और जैसे ही ऑब्टेन पे क्लिक किया, ऊपर कुछ आया, ऑब्टेन कौन देगा, DHCP। और मैं क्या दूंगा, अपनी मर्जी से स्टैटिक। इधर मैंने अपनी मर्जी से आईपी दे दिया, इधर कौन देगा, DHCP। इधर कौन देगा, DHCP। ये बात बनाने की पूरी लॉजिक शुरू से ला के समझाता हूं। हमने VM जो एजर के ऊपर मिली, उसका प्राइवेट आईपी देखा, क्या है 10.0.0.4, और पब्लिक आईपी क्या था, कोई और था 157 का। क्या ख्याल है, हमें तो नहीं पता, हमने तो लैंड कार्ड में जाके डिटेल चेक की। हो सकता है उन्होंने उसी लैंड कार्ड की सेकंड आईपी वही डाली हो जो हमारे पब्लिक है। मैंने पोर्ट फॉरवर्डिंग की वैसे आपको एंटरटेन करने के लिए बात बताई हो सकता है ना कि उन्होंने खुद वहां से आईपी दिया हो। यस, ये हो सकता है कि उन्होंने इसी किसी तरह से आईपी दिया। अब आके कहेंगे दो डायनामिक आईपी देना चाहते हैं, दो डायनामिक आईपी। सारी ख्वाहिशात पूरी हो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हम करेंगे क्योंकि हम इस सिस्टम पे काम करना चाह रहे हैं। सिस्टम का कंट्रोल पढ़ने के बाद होता है, बगैर पढ़े सिस्टम को हम नहीं चला लें। वही है जो ट्रेडिशनल, ऐसे करोगे ये हो जाएगा, बटन यही होगा, इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं। मैं जानता हूं, मैंने खुद देखा हुआ है। कंपनीज कहती हैं कि एक सर्वर पे 2 डिफरेंट आईपी देने हैं, जाओ मार्केट से महंगे वाला लैंड कार्ड जिसमें 2 पोर्ट लेके आओ। भाई जरूरत ही नहीं है, एक ही लैंड कार्ड पे दे लो 2 आईपी, दोनों के नेटवर्क से अलग अलग बंदा है कनेक्ट करे, हो जाएगा। कर सकते हैं, 4 दे दें, 6 दे दें, कितने दिए जा सकते हैं।
अनलिमिटेड आईपी, एक लैन कार्ड को अनलिमिटेड आईपी, अनलिमिटेड क्लासेस, सेम क्लास होना जरूरी नहीं है, जिस मर्जी क्लास का दे दें, बातचीत भी होगी, सब कुछ होगा। अब आते हैं डायनामिक के ऊपर, हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर मल्टीपल आईपी एड्रेसेस थ्रू डायनामिक। ये हमारी इस वीएम पे नहीं, इस पीसी पे नहीं है, ये जो लैपटॉप हमारे सामने है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर हमारे सामने, इसमें नहीं है, ये एज्योर के पोर्टल पे है। एज्योर पे ये दोनों चीजें हैं जो मैंने अभी बताई हैं, ये दोनों उधर भी हैं, अभी दिखा भी देता हूं। बट हमारे पास जो दो डायनामिक आईपी देना है वो यहाँ पे इसके ऊपर ऑप्शन उस सेंस में नहीं है जो हम बात कर रहे हैं। क्योंकि मैं अगर ऑब्टेन ऑटोमेटिक पे जाके एडवांस में जाता हूं तो यहाँ पहले ही लिखा आ जाता है डीएचसीपी, और ऐड का बटन क्या हो गया, इनविजिबल, कि मैं आपको ये ऐड नहीं और करने दूंगा। बट जब आपने इसको यूज द फॉलोइंग किया, एडवांस में गए, तब ये विजिबल है, आप कोई भी ऐड करें तो अब मल्टीपल हो सकते हैं, तब मल्टीपल नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन चेंज कर रहा है। और इसके ऊपर ये कर रहा है कि मैंने ऑब्टेन ऑटो किया तो उसने कहा आप एक स्टैटिक भी दे दो, तो क्या होता है, ऐसा होता है कि मैंने एक्टिव डायरेक्टरी चलाई है और तमाम यूजर्स को कहा है कि आपने जब मेरे साथ डोमेन ज्वाइन करनी है तो मेरा ये स्टैटिक आईपी अपने पास लिख लो, मैंने बता दिया। अब इंटरनेट है हमारे पास दो, एक का गेटवे 192.168.1 है और एक का गेटवे 192.168.100 है, तो दो डिफरेंट गेटवे हैं। अब अगर मेरे यूजर ने मुझसे बातचीत करनी है तो जो लैन का आईपी मैंने दिया है वो एक आईपी मेरे साथ बात कर लेगा। अगर उस लैन के आईपी वाला नेट मेरा बंद हो गया, मैंने दूसरी इथरनेट उठा के सिस्टम को लगा दी, तो कॉन्फ़िगरेशन भी सारी मुझे क्या करनी पड़ेगी, चेंज, क्या सारा 1 डॉट की बजाय 100 डॉट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, दो आईपी, एक 1 डॉट एक 100 डॉट, दोनों दे के रखता हूं, केबल जो मर्जी लगे जो दोनों चल जाएंगे, दोनों कनेक्टेड होंगे। फायदे की बात कर रहा हूं कि ये फायदा है हमें दो आईपी देने का। कुछ लोग कहते हैं जी सर इसकी क्या जरूरत है, पीछे लगाएं माइक्रोटिक का लोड बैलेंसर, बाहर से दो पब्लिक वैन आईपी ले, वैन वो लें केबल्स और आगे एक लैन ले लें। यस बिल्कुल ठीक है, अगर आप पैसे खर्चना चाह रहे हैं, मुफ्त वाला काम छोड़ के पैसे खर्च, फिर इस पे चल जाए। अब कैसे एज्योर के ऊपर दो आईपी दिए जाएंगे, तो एज्योर में भी आप अगर तो अपने लैन कार्ड की बात करना चाहते हैं वहीं से जहां से हम पहले कर रहे थे, एग्जैक्टली जो नेटवर्क आप पढ़ रहे हैं ये उससे बहुत डिफरेंट है ये भी नेटवर्क, ये सिस्टम साइड का है, वो आप नेटवर्क की बात कर रहे हैं, दोनों में पता लगेगा कि नेटवर्क है क्या। किसी को समझ आई है, मजे के अलावा बात कीजिएगा, ऐसे ही है ना, बिल्कुल। जब बिल्कुल इंतहाई 4 फुट के फासले पे मुर्दे हैं, क्योंकि कब्रिस्तान है ना साथ, और टेक लगी होगी उसके साथ, तो वो पहले ही बदवाएं दे रहा है, तो मेरे ते भार पाया अपने पास सारे पाया, तो फिर भी समझ थोड़ी लेना, तो समझ तो सारी उसके ऊपर डाली जा रहा है, उसको जाई जा रही है। कोशिश करो अपने तक लेके आओ यार। मैं 1 मिनट मैसेजेस देख लूं, चूंकि कुछ बच्चे मैसेज भी कर रहे होंगे, लाजमी कर रहे होंगे। देखे हमारा फर्स्ट आईपी कौन सा होगा, ये आपने राउंड रॉबिन की सर्विस के बारे में सुनना है जब मैं डीएनएस पढ़ाऊंगा। तो राउंड रॉबिन आपको ये नहीं कहता कि आपका पहला आईपी कौन सा है, वो कहता है आप जिस नेटवर्क की बात करने जा रहे हैं वही आपका पहला आईपी है। अगर आपको 192 वाला पिंग कर रहा है तो आपका पहला आईपी 192 है, अगर आप 192 को कर रहे हैं तो आपका पहला आईपी 192 है, प्रायोरिटी नहीं है उसके ऊपर। सर दो लैन कार्ड की एनआईसी टीमिंग हो जाए तो जी बिल्कुल यही होता है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट थोड़ा और है। और एक लाइन पे मल्टीपल नेटवर्क की ट्रैफिक आएगी तो परफॉर्मेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। काहे का इफेक्ट पड़ेगा भाई, ये कंप्यूटर है यार, ये कौन सा एक बंदे को आपने कह दिया कि एक मीठे पानी का जग पकड़ लो एक सादे का, वो गलती से सारों को मीठा पानी पिला के वापस आ गए। अब आ गया मैं अपने कंप्यूटर पे और मैं आता हूं प्रॉपर्टीज में और देखता हूं इसने मुझे आईपी क्या असाइन किया, ऑब्टेन ऑटोमेटिक। ये कौन सी वीएम है मेरे, एज्योर की। और देखिए आगे लिखा हुआ कॉन्फ़िगर, और मैं यहाँ स्टैटिक देना चाहता हूँ तो दे सकता हूँ, मुझे रोकेगा थोड़ी
कहता ठीक है, आप डायनामिक भी यूज करें और स्टैटिक भी दे दें। और अगर मैं कहता हूं कि मैंने यहां पे देना है स्टैटिक आईपी और मैं फॉलोइंग पे आके ऐड का बटन देखो तो नजर आ रहा है कि आप 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 10 दे दें, आप स्टैटिक जितने देना चाहते हैं दे दें, तो भी आपके सेम वही वाली बात जो फिजिकल पे थी। अब इस पे डायनामिक 2 कैसे आएंगे, जरा हम उस तरफ चलते हैं। तो आप जरा अपनी सीटें संभाल के बैठिएगा। ऑप्टेन ऑटोमेटिक तो ऑलरेडी है, ये हमारी बात वीएम से हट गई है। अब हम चलेंगे पीछे नेटवर्क के अंदर और नेटवर्क में आके देखेंगे। इधर डिटेल में देखा आईपी क्या है, 10.0.0.4। अब आ जाए आप नेटवर्क के अंदर और ये है आपका नेटवर्क। पोर्टल के ऊपर जब आप नेटवर्क में आए तो लैन कार्ड का इंटरफेस का नाम क्या बताया, S2K2235। मैंने इसकी सेटिंग पे क्लिक किया कि दिखाओ सेटिंग क्या है, नेटवर्क इंटरफेस पे क्लिक कर दिया। नेटवर्क इंटरफेस पे क्लिक किया तो बताता है कि आपके इस इंटरफेस का आईपी प्राइवेट ये है, पब्लिक ये है और आपकी ये वर्चुअल मशीन है। यानी यहाँ पे डिवाइस लिखी होगी, ये नहीं है। अगर ये आईपी मैंने किसी स्टोरेज बॉक्स को दिया था तो लिखता ये स्टोरेज बॉक्स है, यानी उसने इंडिकेशन बतानी है किसका है ये। और यहां पे लिखता है कि इसके आईपी की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो मैंने आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक किया तो कहता है आपका आईपी एक कौन से वाला है, डायनामिक है और 10.0.0.4 और इसके साथ पब्लिक आईपी ये कनेक्टेड है। अब यहां आके आपको बात पता कंफर्म चल गई है कि ये आईपी पोर्ट फॉरवर्ड करके नहीं आ रहा, क्योंकि इस आईपी के साथ मेंशन है, इसी लैन कार्ड के ऊपर ही ये दिया गया, अलहदा कहीं और नहीं है कि वहां से फॉरवर्ड करवाया गया। क्योंकि इसके साथ शो करा रहा है, इसका मतलब इसका आईपी है। अब आप क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे, ऐड, और आपने किया ऐड पे क्लिक। नाम क्या रखा, IP2। IP2 कहता है आपने एलोकेट क्या करना है, डायनामिक के स्टैटिक, डायनामिक करें ना, अभी थोड़ी देर के लिए हम डायनामिक पे चलते हैं। और कहता है पब्लिक आईपी एसोसिएट करना है कि नहीं। अगर मुझे चाहिए तो मैं एक और पब्लिक आईपी दे सकता हूं, फिलहाल मुझे पब्लिक आईपी और नहीं चाहिए, मैं पब्लिक आईपी नहीं ले रहा, मैं सिर्फ क्या ले रहा हूं, प्राइवेट आईपी। पब्लिक प्राइवेट का कॉन्सेप्ट मेरा नहीं ख्याल आपको इतना मुझे डिटेल में बताना पड़े, हम जानते ही हैं। मैंने कहा डायनामिक दे दो और कर दो ऐड। कहता है जी अपडेटिंग नेटवर्क इंटरफेस और यहाँ पे IP2 के साथ 10.0.0. डेफिनेटली जो उसका सीक्वेंस में अब चल रहा है, हमारे पास वैसे और कोई ऑब्जेक्ट अभी इस पे है नहीं, यही दूसरा ऑब्जेक्ट इसी आईपी को मिल गया और उसने कहा 10.0.0.5 इसको आईपी दे दिया। अप्लाइड, ऑलरेडी अप्लाइड है। रिफ्रेश, वर्चुअल मशीन पे आए, वर्चुअल मशीन के आईपी कितने हैं, आ जाते हैं अभी वो अमेरिका से चला हुआ है, ये यूएस में बनाई है हमने, भी चला हुआ आ जाता है। अभी एक आईपी है ना जी, ना कुछ नहीं करना हमें, ना कोई रीस्टार्ट ना कुछ, ये बता रहा है ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी और ये इसी इंटरफेस के ऊपर, किस इंटरफेस के ऊपर उसने ये नाम बताया 2S2K2235 के ऊपर आपके कितने आईपी हो गए हैं, 2। अब आपने एक और बात की है तो मैं उसकी तरफ चलता हूं कि आपके लैन कार्ड 2 हो। देखिए अगर लैन कार्ड 2 है तो उसको फिर हमें पहले के ऊपर दूसरा आईपी नहीं, उसका तो एक और आएगा, उसका तो अपना आईपी एक और आएगा। ये तो इसका हो गया ना आईपी, उसका अपना आईपी आएगा। तो जितनी देर में इसने भी अपडेट होना है, हम उस तरफ भी जाना है, देखते हैं कि एक और लैन कार्ड कैसे अटैच होगा, एक और लैन कार्ड कैसे आएगा। अभी उसके ऊपर कितने नेटवर्क इंटरफेस हैं, ओनली 1, एक है। तो मैं इसके ऊपर वीएम में आ जाता हूं, उसी नेटवर्क अडाप्टर में आ जाता हूं, नेटवर्किंग में आ जाता हूं और एक नेटवर्क अडाप्टर हमारा पहले ही लगा हुआ है, मैं कहता हूं अटैच, तो मुझे अटैच का टैब नहीं दिखा रहा। शायद जब वीएम बना रहे थे तो भी उसने कहीं नहीं कहा था कि 2 लैन कार्ड लगा दो,
वीएम बनाने का प्रोसेस याद है? वहां पे उसने कोई प्रॉम्प्ट नहीं दिया कि 2 लैन कार्ड लगा दो, एक ही होता है। अगर हम लगाना चाहें तो अब बाद में लगा सकते, तो अटैच का टैब नजर नहीं आ रहा, इसलिए नजर नहीं आ रहा, इनविजिबल है कि वीएम का स्टेटस क्या है, रनिंग। वीएम के 3 स्टेटस हो सकते हैं, पहला रनिंग, दूसरा स्टॉप्ड, तीसरा स्टॉप्ड एंड डीएलोकेटेड। रनिंग जब ये चल रही है और हमें बाहर से एक्सेस हो रही है। स्टॉप्ड जब हमने वीएम को, ओएस को बंद किया है, रिसोर्सेज को बंद नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया, वीएम शट डाउन। मेरा भी ये लैपटॉप बैटरी चार्ज सब कुछ लगा हुआ है, मैं शट डाउन करूंगा सारा कुछ चलता रहेगा बैकएंड पे, तो मैंने किया सिर्फ इसको शट डाउन, इस ओएस को शट डाउन किया, और यहां स्टेटस क्या हो गया, ओ 1 मिनट हो रहा है, तो यार सानू खाली बहुत है। तो रनिंग की बजाय क्या हो गया, स्टॉप। अभी भी अगर मैं आके नेटवर्क को देखूं तो अटैच का टैब आ गया कि आप नया लैन कार्ड लगाएं, और मैंने कहा अटैच करो, तो कहता है एग्जिस्टिंग है आपके पास पहले कोई, तो चूंकि हमने जब वीएम बनी थी एक ही बनाया था और तो कोई है नहीं, और कौन सा हो सकता है। और ऐसा कोई हो सकता है जैसे मैंने वीएम बनाते वक्त कहा था कि लैन कार्ड एक आया और उसका पब्लिक आईपी एक आया, उसने एक चेकबॉक्स चेक करवाया था कि अगर आप वीएम डिलीट करें तो लैन कार्ड भी साथ डिलीट हो जाए या ना हो। अगर हमने अनचेक कर दिया कि ना हो, तो इसका मतलब है कि वो लैन कार्ड अब हम यहाँ इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर वो किसी और वीएम का था तो इस पे आ जाएगा, आईपी वही रहेंगे, सारा कुछ वही, चल इसके साथ जाएगा। लेकिन फिलहाल हमारे पास नहीं है, तो मैंने कहा क्रिएट एंड अटैच, और मैंने क्रिएट करते हुए कहा रिसोर्स ग्रुप लेक्चर 1 नेम, लैन कार्ड का नाम क्या रखना है, लैन 2। नेटवर्क सिक्योरिटी बेसिक पब्लिक आईपी देना है कि नहीं, अभी फिलहाल मुझे नहीं चाहिए। डायनामिक देना है कि स्टैटिक, ये आईपी फिक्स हो या डायनामिक हो, मैंने कहा डायनामिक ले, डिफॉल्ट रूल के मुताबिक हमने ये बना दिया, बन गया, लेकिन क्रिएटेड लेकिन अटैच नहीं हुआ। क्रिएटिंग नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप वेयर इट विल कनेक्ट विद द स्विच पोर्ट, उसके ऊपर एक सिक्योरिटी ग्रुप बनेगा जिसके साथ ये इंश्योर करेगा कि आपकी ट्रैफिक को सिक्योरली लेके जाए। लैन 2 के नाम से नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बनाया, बन गया। सक्सेसफुली क्रिएटेड नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, और अब क्या बना रहा है, इंटरफेस लैन 2, वो भी बन गया, लेकिन अगले ही लम्हे अगली चीज के ऊपर उसने कहा अटैच नहीं हुआ, कनेक्ट नहीं हुआ, क्रिएट हो गया। चूंकि क्रिएट कहां पे हुआ है, पोर्टल पे, कनेक्ट कहां नहीं हुआ, वीएम के साथ, इसलिए कि वीएम का रिसोर्स अभी डीएलोकेटेड नहीं है, वीएम अभी रनिंग में है, क्योंकि हमने सिर्फ ओएस शटडाउन किया, रिसोर्स तो बंद नहीं किया। अगर मैं यहां से एसी का बटन दबा के बंद कर दूं तो इसका करंट तो आ रहा है, क्योंकि वो तो बैकएंड से कनेक्टेड है, तो हमें बैकएंड से इसे क्या करना है, बेसिकली डिस्कनेक्ट करना है। तो ये भी क्रिएटेड, और अटैचमेंट के ऊपर आके कहता है कि डीएलोकेटेड बिफोर यू कैन यूज, क्या करें, स्टॉप एंड डीएलोकेट। तो कैसे करना है डीएलोकेट, वीएम के ऊपर है, स्टॉप पे क्लिक किया, वीएम को पोर्टल से स्टॉप किया, स्टॉप करना है, यस, स्टॉप किया, तो अब रिसोर्स चेंज होके क्या हो गया, स्टॉप एंड डीएलोकेटेड। अब ये डीएलोकेटेड होगा, यस, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। क्या सर इस लैन कार्ड के अटैच करने के पैसे लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे, क्यों नहीं लगेंगे, अगर पब्लिक आईपी यूज किया तो। हमने पब्लिक आईपी लगाया, बस इसका मतलब हमारे पैसे नहीं लगेंगे। ले जी, हो गया डीएलोकेट, स्टॉप, रिफ्रेश, स्टॉप एंड डीएलोकेट, दैट्स इट। वापस आए नेटवर्क में, अब अटैच करना है, क्रिएट हो गया, अटैच कहते हैं कौन सा, लैन 2, ओके किया तो कहता है ये लें, ये आपका लैन कार्ड इसके साथ अटैच हो गया, सक्सेसफुली स्टॉप हुई थी और अटैच भी लैन कार्ड हो गया, और ये एक के साथ ये लैन 2 भी कनेक्ट हो गया यहाँ पे। नाउ व्हाट इफ वी वांट टू क्रिएट वन मोर लैन कार्ड, एंड व्हाट इज द बेसिक रूल, हाउ मेनी लैन कार्ड्स वी कैन कनेक्ट, हाउ मेनी इंटरफेसेस वी कैन यूज। हो गया अटैच, ये लें, ये आना शुरू हो गया,
और उसको उसने मार्क भी कर दिया कि आईपी क्या मिला है, ये IP6 मिल गया, 5 उधर हमने दिया था, 6 इसको मिल गया। अब मैं कहता हूं अटैच एंड नेटवर्क पे क्लिक किया तो कहता है कैन नॉट अटैच एडिशनल, नो मोर LAN कार्ड कैन बी कनेक्टेड, only 2. This is because of we are not paying much for the virtual machine that they can provide us. जो मैक्सिमम की भी हम प्राइस वाले पे जाए ना, 8 LAN कार्ड उसमें बस 8 are maximum, only 8. Otherwise we can use 2 only. जी, अगर VM ऑन करते हैं तो 2 LAN कार्ड आएंगे। किसके अंदर? टेम्परेरी के अंदर। मैंने उसके पहले वाले किसी अडॉप्टर को नहीं छेड़ा, जब तक साइजिंग को नहीं छेड़ूंगा तब तक उसे कोई फर्क नहीं है, छेड़ दूं तो वो हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो मैंने इसको नहीं छेड़ा, अभी लैन कार्ड अटैच किया नया, पुराने को नहीं एडिट किया, नया ऐड करने पे कोई मसला नहीं। यहां तक आपको ये समझ आई कि वी हैव कनेक्ट। अब आ जाए वापस 1 मिनट के लिए नेटवर्क के अंदर। नेटवर्क के अंदर अब आप देखेंगे कि एक लैन कार्ड आपका ये है, और इस VM की टोटल ओवरव्यू में आके देखें, इसके ये पब्लिक IP, ये प्राइवेट IP 10.0.0.4, और कहाँ है इसके 2 IP 6 और वो, तो बस पोर्टल को रिफ्रेश करेंगे, यहाँ 6 और 5 भी इसके साथ क्या हो चुके हुए हैं, हमारे अटैच हो गए। तो जितनी सर्विसेज हमने इसके साथ अटैच की हैं वो सारी अप टू डेट है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक लोकल और क्लाउड की दो सेम जो चीजें हैं कि IP एड्रेसिंग कैसे यूज होगी समझ आ गई। अभी हमने सिर्फ IP की बात की है, अभी हमने उसके नेटवर्क स्विच की बात नहीं की। अगले लम्हे में हम नेटवर्क स्विच की तरफ इंशाल्लाह मूव करेंगे। मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। यहाँ बैठे हैं प्राइवेट है, बाहर आ जाओ, वहां पब्लिक होगा। अपने नेटवर्क में है तो प्राइवेट है, बाहर चले गए नेट पे तो पब्लिक हो गए। सर बड़े मासूम है आप, अभी तो मैं बता के आया था। अगर मेरे पास 2 नेटवर्क है, एक फाइबर लिंक का है, एक PTCL का है, दोनों के सबनेट अलग अलग है, तो मैं दोनों ऑलरेडी कॉन्फ़िगर करके रखता हूँ कि इंटरनेट जो भी लगे बस कनेक्टेड हो। मैं कहता हूँ इनको मैंने 192 का नेटवर्क देना, इनको 172 का नेटवर्क देना, ये आपस में बातचीत ना करें लेकिन दोनों मेरे साथ करें। तो मैंने एक ही लैन कार्ड पे 2 IP और उस स्विच से दोनों की केबल लगा दी। सर बहुत सारी हैं इसकी डेफिनेशंस। अल्लाह हाफिज जी, गुड बाय। अस्सलाम वालेकुम जी।